आज हम सभी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानने के लिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी विचार को पूर्णता प्रदान करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मुनि ने यज्ञ किया, अर्थात मुनि के द्वारा यज्ञ का कार्य संपन्न किया गया, तो यहाँ पर विचार को पूर्णता प्राप्त हो रही है, इसलिए इसे हम वाक्य कहेंगे। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो चलिए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे मोहिनी बाजार गई। मोहिनी क्या है? उद्देश्य, अर्थात जो कर्ता होता है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और बाजार गई यानी मोहिनी के द्वारा बाजार जाने की क्रिया की गई, तो इसे हम विधेय कहेंगे। अर्थात वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के द्वारा जो कुछ क्रिया की जाती है, उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हमारे कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, इसलिए हम सभी आज अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या करने का भाव बोध हो रहा हो, वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। अर्थात
जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य के अस्त होने की यहाँ निश्चित सूचना मिल रही है, इसलिए यहाँ पर विधानवाचक वाक्य होगा। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य के नहीं होने की सूचना मिलती है वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। अर्थात जिन वाक्यों में नकारात्मक भावबोध हो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होगा। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है। अर्थात राम के द्वारा स्कूल नहीं जाने की क्रिया की जा रही है, यह नकारात्मक भाव है, इसलिए यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होगा। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो रहा हो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम कब विद्यालय जाओगे? इसमें किसी से प्रश्न पूछने की क्रिया व्यक्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा देने या किसी को अनुमति देने का भाव व्यक्त हो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम कक्षा से बाहर निकल जाओ। तुम कक्षा से बाहर निकल जाओ अर्थात किसी को यह आज्ञा दी जा रही है कि वह कक्षा से बाहर निकल जाए, इसलिए यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। पांचवा भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी वक्ता या लेखक के द्वारा उसकी इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो रहा हो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे ईश्वर करे तुम सुखी रहो, दीर्घायु हो। इसमें इच्छा अनुसार भाव व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए यहां पर इच्छावाचक वाक्य होगा। छठवां भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में
किसी कार्य के होने में संदेह का भाव व्यक्त हो रहा हो, वहां पर संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे शायद आज वर्षा हो। शायद आज वर्षा हो, इसमें वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें संदेह है, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। सातवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें फसल के अच्छे होने की क्रिया वर्षा होने पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा। आठवां और अंतिम भेद है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि का भाव व्यक्त होता है, वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे अरे तुम कब आए? वाह, तुमने अच्छा खेला। इसमें प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होगा। अर्थ के आधार पर ये 8 मुख्य भेद हैं जिनका अध्ययन आज हम सभी ने किया। आगे की क्लास में अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि एक ही वाक्य को हम इन 8 भेदों के अंतर्गत किस प्रकार से हम एक भेद से दूसरे भेद में परिवर्तित कर सकते हैं। थैंक यू।